राधिका अपनी 10 साल की बेटी सिमरन का हाथ पकड़े हुए उस भीड़ भाड़ वाले मेले में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जहां रंग बिरंगी लाइटें, खिलौनों की आवाजें और चिल्लपों के बीच एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला शोर गूंज रहा था। मेला एकदम आम था, लेकिन राधिका के भीतर कुछ था जो उसे बार बार चौकन्ना कर रहा था। बेटा, मेरा हाथ मत छोड़ना, बहुत भीड़ है। कई बच्चे अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं और फिर क्या मम्मी? सिमरन ने पूछा, लेकिन राधिका ने उस सवाल का जवाब देने की जगह सिर्फ इतना कहा, जो कहा है उसका ध्यान रखना। और फिर दोनों एक गुब्बारे वाले के पास रुकते हैं, जहां सिमरन खिलखिलाकर गुब्बारों को बंदूक से शूट करती है। मेला रंगीन था, लेकिन माहौल में कोई अजीब सी सरसराहट थी, जिसे सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते थे जिनकी आत्मा अशांत थी। बेटा, झूला झूलना है? हाँ मम्मी, पर मुझे बड़ा वाला झूला चाहिए। नहीं, छोटा झूलेंगे वरना चक्कर आ जाएंगे। सिमरन खुश तो नहीं थी, लेकिन मान गई। झूला झूलते वक्त उसकी नजर दूर खड़े एक गुड्डे पर पड़ी, जिसकी आंखें जैसे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। वो गुड्डा कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें कुछ था जो उसे सबसे अलग बनाता था। उसकी आंखें लाल थीं, शून्य में नहीं बल्कि सीधे सिमरन को घूर रही थीं। और यह लगातार दूसरी बार था जब सिमरन ने उसे देखा था। पहली बार जब उसने उसे गुब्बारे वाले के पास देखा था, वो भी ऐसे ही एकटक घूर रहा था। और अब फिर से, मम्मी, क्या आप मुझे वो गुड्डा दिला सकती हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र अब गुड्डों वाली नहीं है और घर में बहुत पड़े हैं। लेकिन सिमरन की आंखें अब धीमे धीमे उसी गुड्डे जैसी होती जा रही थीं। लाल, ठंडी, शून्य में डूबी हुई, और गुड्डा उसे जैसे वश में कर रहा था। राधिका ने गुस्से में आकर सिमरन को डांटा, बहुत जिद करती हो, चलो यहां से। लेकिन जब राधिका पलटी तो गुड्डा गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। रात को घर पहुंचने के बाद सब सामान्य था, लेकिन अगली सुबह सिमरन समय से पहले उठ गई। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक गाना गुनगुना रही थी और हाथ में वही गुड्डा था। ये कहां से आया? राधिका ने पूछा। मम्मी, ये खुद चलकर आया। मैंने कहा था ना, मेला छोड़कर मेरे कमरे में आ जाओ। राधिका समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन यह झूठ नहीं लग रहा था। यह कोई और ही चीज थी। स्कूल में उस दिन एक बच्चा राहुल जो सिमरन को छेड़ता था, अगली सुबह मृत पाया गया। गर्दन टूटी हुई, आंख बाहर, खून से सना शरीर। और सिमरन ने साफ कहा, मैंने अपने फ्रेंड से कहा था और उसने उसे मार डाला। राधिका अब डरी, बहुत डरी, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकती थी, वरना लोग उसे पागल समझते। फिर पड़ोसी से झगड़ा हुआ कार पार्किंग को लेकर, और उसी रात पड़ोसी भी मारा गया। फिर वही आंख, वही टूटी गर्दन। राधिका के होश उड़ गए। सिमरन बोली, मम्मी, उसने मारा क्योंकि उसने आपसे बदतमीजी की थी। राधिका ने उसी रात गुड्डे को गाड़ी में डाला और शहर से बाहर नदी के पुल पर ले जाकर फेंक दिया, अंधेरे में। लेकिन जब वापस घर आई तो वही गुड्डा उसके सोफे पर बैठा था। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह सबूत था कि यह कोई आम खिलौना नहीं। राधिका का भाई आया और बोला, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, ये मुझे दे दो। राधिका ने भी उम्मीद से उसे गुड्डा दे दिया। भाई ने उसे आग में फेंक दिया। गुड्डा जलकर राख हो गया। लेकिन उसी रात भाई जट्टेरी जलकर मरा पाया गया, बंधा हुआ, मुंह खुला और आंखें ने निकली हुई। अब राधिका टूटी नहीं, डर गई, क्योंकि गुड्डा अब फिर से घर में था। और अब सिमरन की आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि कोई अजनबी परछाई थी। सिमरन बोली, मम्मी, फ्रेंड ने मामा को मार डाला क्योंकि उसने उसे जलाया था। राधिका को समझ आ गया कि अब अगला नंबर उसका है, और वो गुड्डा अब उसके सामने अपने पैरों पर चलकर आया। सिमरन बोली, फ्रेंड मुझसे पूछ रहा है कि क्या वो आपको मार दे? राधिका ने चीखते हुए कहा, सिमरन, उसे रोको, मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन सिमरन ने बस इतना कहा, आप उसे पसंद नहीं करती। और फिर वो गुड्डा राधिका के ऊपर छलांग मारता है, और फिर वो गुड्डा राधिका के ऊपर छलांग मारता है। उसकी आंखें जलती हुई लाल हैं, चेहरा बेजान, लेकिन इरादे खतरनाक। राधिका जोर से आता है, राधिका जोर से चिल्लाती है, सिमरन, मेरी मदद करो। लेकिन सिमरन बस खड़ी होकर देख रही है, जैसे अब उसमें भावना ही ना बची हो, जैसे उसका दिमाग नहीं बल्कि कोई और उस शरीर को चला रहा हो। राधिका खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड्डा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से उसे जमीन पर चिपका देता है। उसके नाखूनों से राधिका की गर्दन पर खरोंचें आती हैं, और वो उसकी आंखों में देखता है, जैसे किसी पुराने बदले की आग उसमें सुलग रही हो। लेकिन तभी एक झटका लगता है और राधिका होश में आते ही खुद को अस्पताल में पाती है। डॉक्टर कहता है, आप बेहोश थीं और आपके गले पर अजीब सी जलन के निशान थे। किसने किया ये? लेकिन राधिका के पास कोई जवाब नहीं।
क्योंकि कोई भी उसके जवाब को स्वीकार नहीं करेगा। पुलिस आए, लेकिन जब उसने अपनी बेटी और गुड्डे की बात की तो सबने यही सोचा कि शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसे कुछ दिन के लिए निगरानी में रखा गया, लेकिन जब वो घर लौटी तो घर सुनसान नहीं था। वहां पहले से मौजूद था वही गुड्डा, उसी जगह पर, उसी मुद्रा में बैठा हुआ, और सिमरन उस गुड्डे को कंघी कर रही थी जैसे वो उसका कोई पालतू हो। राधिका चिल्लाई, सिमरन, ये क्या कर रही हो? इसे फेंको बाहर। लेकिन सिमरन ने बिना देखे बस कहा, अब ये नहीं जाएगा मम्मी, ये अब हमारे परिवार का हिस्सा है। राधिका ने झपट्टा मारा और गुड्डे को आग में डालने के लिए रसोई में रखे कैरोसिन को लाकर उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन तभी सिमरन ने उसकी कलाई पकड़ ली और आंखों में देखती हुई बोली, मम्मी, अगर आपने इसे फिर से जलाया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। उस एक पल में राधिका को समझ आया कि उसकी बेटी अब बच्ची नहीं रही। उसके अंदर कोई और है जो बोल रहा है, सोच रहा है और फैसला ले रहा है। उस रात राधिका ने सोने का नाटक किया और आधी रात को उठकर देखा कि सिमरन अपने कमरे में नहीं है। उसकी आंखें अपने आप पलट गईं। जब उसने देखा कि सिमरन, गुड्डा और कई और अजीब गुड्डे एक गोल घेरे में बैठे हैं और कुछ बुदबुदा रहे हैं। कमरे में एक धुआं सा था और हवा भारी लग रही थी, जैसे वहां कोई और मौजूद हो। राधिका ने चीखकर कमरे की लाइट जलाई तो सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सिमरन ने पलटकर उसे देखा और धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है मम्मी, आपने पहले नहीं सुना, अब कोई नहीं सुनेगा। अगले दिन राधिका एक तांत्रिक के पास गई, सारा किस्सा बताया। तांत्रिक ने एक नजर में कहा, गुड़िया नहीं है वो, एक आत्मा है जो बच्चों के जरिए खुद को दुनिया में बनाए रखना चाहती है। उसका नाम भावरा है। भावरा? हाँ, एक बच्चा जो कभी इसी मेले में खो गया था और किसी ने उसे ढूंढा नहीं। उसकी लाश गुड्डों के ढेर में मिली थी। उसके बाद से जो भी गुड्डा उसके शव के पास रखा गया वो पागल हो गया। ये आत्मा सिर्फ बच्चों के जरिए जीवित रहती है और जब उसका कोई विरोध करता है तो उसे खत्म कर देती है। राधिका ने पूछा, क्या मैं अपनी बेटी को इससे बचा सकती हूं? तांत्रिक ने कहा, केवल एक ही तरीका है, भावरा की आत्मा को उसी मेले के एक वीरान कुएं में बंद करना जहां वो मरा था। लेकिन यह आसान नहीं होगा। उस रात राधिका ने पूरी तैयारी की, गुड्डे को एक बक्से में बंद किया, ताबीज लगाए और एक लोहा पकड़े हुए मेले के उसी पुराने हिस्से में पहुंची जहां अब कोई नहीं आता। वहां वो वीरान कुआं था जिसे अब पत्थरों से ढक दिया गया था। राधिका ने जैसे ही पत्थर हटाए, हवा एकदम भारी हो गई और अचानक बक्सा कांपने लगा। गुड्डा खुद से बाहर निकल आया और उसकी आंखें जलने लगी। राधिका ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें वहीं भेज रही हूं जहां तुमसे यह सब शुरू हुआ था। गुड्डा जोर जोर से हंसने लगा और उसके चारों तरफ कई बच्चों की चीखें गूंजने लगी। लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही वो गुड्डा कुएं में फेंकने लगी, एक अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी सांस अटक गई, लेकिन उसने आखिरी ताकत लगाकर गुड्डे को कुएं में फेंक दिया और फिर पत्थरों से उसे ढक दिया और एक मंत्र बोलकर तांत्रिक की दी हुई राख उस पर डाल दी। सब शांत हो गया, हवा थम गई, रात सामान्य लगने लगी। राधिका हांफती हुई घर पहुंची। सिमरन को जगाया तो वो सामान्य थी, मासूम, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मम्मी, मुझे बहुत डरावना सपना आया। राधिका ने उसे गले लगा लिया। उसे लगा सब खत्म हो गया, सब सामान्य है। लेकिन अगली सुबह जब उसने अखबार उठाया तो एक खबर थी, पुराने मेले की खुदाई में कुएं से आवाजें आने लगीं। प्रशासन ने जांच शुरू की और ठीक उसी पल सिमरन के कमरे से एक गाना सुनाई देने लगा। वही गाना जो उस दिन सुबह सिमरन गा रही थी जब उसने गुड्डे को पहली बार गोद में लिया था। राधिका धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला और वहां सिमरन के पीछे कोई बैठा था, अंधेरे में, जिसकी आंखें धीरे धीरे फिर से लाल हो रही थीं। और जैसे ही राधिका ने कमरे का दरवाजा पूरी तरह खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस धुंधलके में बैठा हुआ वही आकृति था जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि बदला था। और वो धीरे धीरे सिमरन के बालों में हाथ फेर रहा था, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को लोरी सुना रहा हो। राधिका के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। पैर जम चुके थे, सांसें तेज थीं, लेकिन हवा एकदम जमी हुई। सिमरन की आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर वही पुराना गाना चल रहा था जो कभी भावरा गुनगुनाया करता था जब वो मेला घूमने आया था और अपनी मां से बिछड़ गया था। और अब वो गाना भावरा के बदन से रिश्ता हुआ राधिका के दिल में उतर रहा था। राधिका ने हिम्मत कर दरवाजा बंद किया और पीछे की ओर दौड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम की लाइट जलाई, हर दीवार पर वही गुड्डे की आकृति बनी हुई थी।
भंवरा अब सिर्फ गुड्डा नहीं रहा, अब वो एक भावना बन चुका था जो पूरे घर में फैल चुकी थी। हर खिड़की के पर्दे खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राधिका ने पंडितों, मौलवियों, मौलानाओं और तांत्रिकों को एक एक करके बुलाया, लेकिन हर कोई सिर्फ एक ही बात कहकर चला गया, ये कोई आत्मा नहीं, ये कोई और ही चीज है, ये शरीरों में नहीं, विचारों में पनपती है। राधिका अब खुद को दीवार पर सिर मारते हुए पाती थी, क्योंकि भावरा की मौजूदगी अब सिर्फ सिमरन में नहीं, बल्कि उसके हर फैसले, हर सोच, हर सपना और हर डर में समा चुकी थी। घर का पालतू कुत्ता, जो भावरा के आने के पहले तक सबसे ज्यादा वफादार था, अब एक कोने में चुपचाप लेटा रहता था, कांपता हुआ, खाना नहीं खाता था। घर के बल्ब जलते नहीं थे, टीवी खुद से ऑन होता था और सिर्फ एक पुरानी सी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चलती थी, जिसमें एक बच्चा बार बार एक गुड्डे को अपने घर लाते दिखाया जाता था और फिर उसके परिवार के लोग गायब हो जाते थे। सिमरन अब किसी इंसान जैसी नहीं रही थी, उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसकी हंसी अब ऐसी थी जैसे कई बच्चों की हंसी एक साथ गूंज रही हो। एक रात राधिका ने सीसीटीवी